हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि प्रिकॉशंस बिफोर गर्ल्स गेट मैरिड, प्रिकॉशंस बिफोर यू गेट मैरिड गर्ल्स के लिए ही है, स्पेशली है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें बॉयज़ नहीं देख सकते, क्योंकि बॉयज़ के लिए भी इसमें चीज़ें बॉयज़ भी उठा सकते हैं। पर बॉयज़ के लिए ना थोड़े से रीज़न आगे जाके ना तीन चार और भी आते हैं, जो मैं अगले बॉयज़ के इसका अगला वीडियो ही बॉयज़ पे बना दूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है बहुत फेमिनिस्ट टाइप के हो यार। मेरे बहुत ज़्यादा पता है, मेरे फ्रेंड्स बहुत बोल रहे हैं कि तुम बहुत फेमिनिस्ट हो। अरे मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ भैया, मैं यूपी में रहता हूँ। फेमिनिस्ट कहाँ से हो जाऊंगा यार मैं। ठीक है, 1990s तक तो यहाँ भ्रूण हत्याएं हो रखी हैं, तो मैं कहाँ से फेमिनिस्ट हो जाऊंगा। यूपी का रहने वाला आदमी हूँ मैं। तो खैर, तो कि प्रिकॉशन बिफोर गेटिंग मैरिड लड़कियों के लिए स्पेशली, तो पहला प्रिकॉशन, लड़का शुड बी ओपिनियटेड। देखो जैसे जो लड़का है ना, वो थोड़ा सा ना दबंग या थोड़ा सा डोमिनेटिंग होना चाहिए। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप ये डोमिनेंस चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कॉफी शॉप में जा रहे हैं, तो वो जो लड़का है वो आपके लिए ऑफर ऑर्डर करे कि रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ, ये कॉफी अच्छी है, तो ये लड़का आपके लिए ठीक है। और लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू डिसाइड, अरे आप ही देख लो, आप ही कर लो, आप ही ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे लड़कों से हाथ जोड़ लो थोड़ा सा, पता है, क्योंकि बहुत दिक्कत है। और लड़का थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग लगना चाहिए। और लड़के का कुछ तो अपना ओपिनियन भी होना चाहिए, मतलब नॉट एवरीथिंग बट ऑन समथिंग। कुछ भी ओपिनियन उसका होना चाहिए, अपने दिमाग का होना चाहिए, सामने वाले से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जो लड़का है वो अभी बोल रहा है कि यू डिसाइड, तो कल को जब लड़के के माँ बाप जो आपके साथ कुछ गलत करेंगे या फिर कल कुछ आपसे नाजायज एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो जो आपका हस्बैंड है ना, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है, दिमाग उसका घुटनों में है, और या फिर उसके शिकंजे को आपकी सास न रख रखा है आपके बेटे की, तो भैया आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपको टाइम आएगा ना, तो कि पेरेंट्स कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ आपसे गलत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो आपका जो हस्बैंड है ये कल को आप ही पे बने कि अरे यार मम्मी ने इतना ही तो बोला था, मम्मी ने ऐसे ही तो बोला था, मम्मी ने वैसे ही तो बोला था। और फिर ऐसे लड़कों के लिए अनफॉर्चुनेटली समय के साथ साथ जब वो लड़कियों में इतनी बिटरनेस आ जाती है ना, तो वो लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए ना रिस्पेक्ट लूज कर जाती हैं एक लेवल के बाद, कि भैया नहीं, मैं नहीं सह सकती। ठीक है, पुरानी लेडीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर नई लेडीज की बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं झेल पाएंगी एक लेवल के बाद। अगर आप एकदम बिल्कुल अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं करोगे, तो भैया वो हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट तभी करेगा जब उसमें खुद का दिमाग होगा, और वो जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आता होगा, और थोड़ा सा दबंग होना चाहिए लड़का। और लड़कों, तुमको भी मैं यही बता रहा हूँ, लड़की को यही अच्छा लगता है कि तुम थोड़ा सा दबंग हो, और तुम्हें थोड़ी सी हिचक की कमी होनी चाहिए टाइप। यार फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डेटिंग शेटिंग का दूँ, तो कि भैया तुमको कोई लड़की है, वो तुम्हें सामने से अच्छी लग रही है, तो तुम जाके उससे बात करना शुरू करो यार कि भैया आप मेरे को अच्छी लगती हो टाइप, आप सही लग रही हो। या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलो, आप उससे बात शुरू कर दो, कुछ इग्नाइट कर दो टॉपिक, कि भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है भैया। और धीरे धीरे आप कुछ कॉफी डेट वेट के लिए पूछ सकते हो, फिर ज़्यादा जाना कभी घूमने शूमने। तो भैया ये क्या होती है, ये हिचक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की देखती है ना कि भैया ये लड़का हिम्मत करके आया मुझसे बात करने, तो लड़कियां भी भैया रिवॉर्ड करती हैं। तो भैया वो लड़का में ना हिचक नहीं होनी चाहिए, और लड़का एकदम ऐसा फट्टू टाइप और ऐसा नहीं होना चाहिए। और लड़का थोड़ा सा ही सही पर भाई दबंग होना चाहिए, क्योंकि लड़कों में यही बता रहा हूँ, लड़कियों को यही अच्छा लगता है। लड़कों को कोई बहुत ऐसा नहीं, एकदम ऐसा अरे ठीक है देख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, कोई ऐसा लड़का किसी लड़की को अच्छा नहीं लगता जो बिल्कुल दबंग नहीं है, जिसको कुछ नहीं समझ आता, और जो बिल्कुल अपने माँ इशारों पे नचता है और कुछ भी नहीं करता, और हर बात पे बाइंग पीस। तो ऐसे किसी भी लड़की को वो लड़का अच्छा नहीं लगता, और वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है समय के साथ साथ। एकदम अग्रीएबल पर्सन मत बनो लड़कों। और लड़कियों, बोलो तुम लोग भी इस चीज़ पे कि लड़कियां भी बोलती हैं कि हमको अग्रीएबल पर्सन चाहिए। अरे यार तुमको नहीं अच्छा लगता तो बोलो ना कि यार हमें अग्रीएबल पर्सन अच्छा नहीं लगता, हमको चाहिए कि लड़का थोड़ा मैस्कुलिन और डोमिनेटिंग हो। तो भैया वो अच्छा लगता है तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वो लड़कों का नेचर ही वैसा है। और लड़कियां थोड़ी फेमिनिन होती हैं, तो उसमें कोई बुरी मानने की बात नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है। तो इस पे बात करनी पड़ेगी हमको इन चीज़ों पे भी। ठीक है। सेकंड, जज द पेरेंट ऑफ योर हस्बैंड। देखो अनफॉर्चुनेटली आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी ना, ये आपके सास ससुर पे भी बहुत डिपेंड करता है, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली डिपेंड करता है। कि देखो अगर आपकी सास की मैरिज अगर बहुत कड़वाहट और बहुत बिटर और बहुत टॉर्चर से भरी हुई रही है ना, तो वो जो पिटारा है वो आप ही पे फोड़ने की कोशिश करेगी वो सास। और याद रखना इस बात को, जो आपका पार्टनर है ना, उसको संस्कार इन्हीं सास ससुर ने दिए हैं। तो हो सकता है कि कल को ये जो आपका पार्टनर है
ये आपका सपोर्ट ना करे, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको यही सिखाया होगा कि, या फिर कुछ ऐसा बताया होगा कि भैया हम ऐसे करेंगे तो तेरी बीवी काबू में रहेगी, या कुछ ऐसे फालतू बातें सिखाई होंगी। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखना और पेरेंट्स को देखना। अगर पेरेंट्स बहुत बिटर लगते हैं या फिर उतने खुश नहीं दिखते अपनी शादी में, तो भैया ऐसे घर में थोड़ा शादी अवॉइड ही करो। लड़कियों वैसे भी लड़कियां बहुत कम है अभी आज के टाइम में, फिलहाल के टाइम में जो मैं बता रहा हूँ कि मैरिज मार्केट में है नहीं इतनी ज़्यादा, तो लड़कियों का वैसे ही बोलबाला है। तो भैया थोड़ा सा ये अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो और किसी भी लड़के से ऐसे शादी मत कर लो। और बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत मिल भी जाएंगे, और लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छी मिल भी जाएंगी, 80-90% ठीक ही मामला है। तो ये सब चीज़ें चेक करो और ये सब देखो कि भैया जज करना स्टार्ट करो अब, नहीं तो कब जज करोगे? वो अब समय कभी नहीं आएगा, जब वो शादी हो गई ना तो बर्बाद है मामला। तीसरा रीज़न, चेक द सिविल स्कोर ऑफ द बॉय। देखो, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि जो आपका पार्टनर है अपनी शादी से पहले उसने लोन लिया है कि नहीं लिया है। क्योंकि जनरली लड़कों के जो घर वाले होते हैं वो ये हमेशा जो जैसे बोलते हैं ना कि हम एक बोलते हैं ना कि सेल में दिस पेन, तो वो अपने बेटे को ऐसे बेचते हैं लड़की वालों के सामने आके, या हमारा बेटा तो बहुत अच्छा कमाता है जी, हमारी बेटी जो है वो, हाँ आपकी जो बेटी है वो हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी। और जब शादी होने के बाद और सुहागरात होने के बाद पता चलता है कि जो लड़का है उसने लोन ले रखा है कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, और 20 साल तक आपका पति बिका हुआ है। 20 साल तक आपका पति अब कहीं कुछ नहीं खरीद सकता और आपको सास ससुर के साथ ही उसी घर में रहना पड़ रहा है, उसी 3 BHK में रहना पड़ रहा है। एक में सास ससुर रह रहे हैं, एक में यहाँ पे ये रह रहे हैं, और एक में मंदिर होगा और उसमें सोफे लगे होंगे और हॉल में डाइनिंग टेबल लगी होगी, तो ये भी हो जाता है। और माँ बाप के नाम पे ही होता है वो घर, मतलब वो पति ने पैसे दिए हैं आपके और माँ बाप के नाम पे ही होता है वो घर। और ये बात याद रखना कि आपके पति के पास अगर कुछ नहीं होगा ना तो आपका पति नौकर और आप कल को नौकरानी बन जाओगी, ठीक है? और हमेशा ये बात याद रखना कि जो चीज आपके नाम पे होती है वही आपकी होती है, जो चीज आपके नाम पे नहीं होती वो आपकी नहीं होती, बात खत्म। जो चीज आपके नाम पे नहीं होती वो आपको दी जा रही है, वो होता है कॉफी का झाग। कभी गए हो कॉफी शॉप पे तो देख लेना, वो ऊपर से जो झाग बना के देते हैं ना उसमें दिल बना के, और ये वैलेंटाइंस में कभी जाओ पीने के लिए झाग देते हैं पीने के लिए, वो शुरू में नहीं आता, वो थोड़ा 1-2 सेकंड बाद दूध आना शुरू होता है। वो कॉफी का जो झाग है वो किसी काम का नहीं है, वो भरने के लिए है बस। तो जो कॉफी का झाग होता है ना, उस कॉफी के झाग को छोड़ दो और प्योर कॉफी की तरफ जाओ। तो अपने पार्टनर का सिविल स्कोर चेक करो कि भैया उसने कहीं लोन वोन तो नहीं ठुका रखा है उसके माँ बाप ने। और 20 साल तक जब वो आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, तो एक लेवल के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, और मनी इश्यूज सबसे बड़ा इश्यूज होते हैं डिवोर्स के कारण के। और 15 साल तक फिर वो चुस जाती है लाइफ आपकी, कुल मिला के, ठीक है, चुस जाती है। तो वर्थ इट नहीं है वो कोर्ट केस करना। हालांकि अब ये हमारा समाज और हमारे लॉयर्स फ्रेटर्निटी और ये सब भी जा रहे हैं कि भैया इनके सेटलमेंट करा दो, कोर्ट में जाके कोई फायदा नहीं है। तो भैया सेटलमेंट की तरफ जाना है ऐसी चीज़ों के लिए। और शादी से पहले भी आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं भैया, ये सब चीज़ें, ये सब शादी से पहले भी बात की जा सकती हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, अभी हो सकता है 40 से 80 क्वेश्चन इसमें और बन सके। तो कभी अब चलो, अभी तो फिलहाल मैं बार बार फिर से ये रिपीट करने लगता हूँ। हो सकता है कल को मैं भी इस पर कंसल्टेशन स्टार्ट करूँ 3-4 साल 5 साल बाद ही सही, पर जब भी करूँगा तो मैं बता दूंगा। तो ये सारी बातें पूछनी पड़ेंगी आपको, बिना पूछे और असम्पशन पे काम नहीं चलता। और इस प्रेमाइसेस पे मत चलाओ सिस्टम की, वो जैसे हमने कभी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी हो ना कि प्रेमाइसेस है, फिर असम्पशन है, फिर कंक्लूजन है, तो वो इस प्रेमाइसेस पे मत अपनी वो नींव बनाओ कि ये जो कंक्लूजन है हमको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है नींव कॉफी का झाग हो, ये एक हवा में उड़ जाए और वो जो कंक्लूजन है ना वो सीधा आप पे गिरे, ठीक है? तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होती हैं ये बातें, ऐसे मत सोचें। और थोड़ा सा ये सब चीज़ें पूछे और बात करें, और पूरा पेपर शेपर मांगे कि भैया दिखाओ, पूछो मत, बस बोल के हाँ मत बुलवाओ, दिखाओ, ठीक है? चौथा, लड़का शुड नॉट हैव अ पुअर बैकग्राउंड एंड अ हाई सैलरी। देखो, हो सकता है कि जो लड़के का पैकेज हो वो बहुत अच्छा हो, मतलब IIT IIM या MBBS या कुछ ऐसा टाइप का हो उसका। और अगर आप पहले से मिडिल क्लास हैं, अगर आपका बैकग्राउंड मिडिल क्लास में है और आप काफ़ी समय से मिडिल क्लास रहे हैं, तो आप ऐसे घर में शादी ना करें जो बहुत समय तक गरीबी थे और उनका जो बेटा है जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो अभी रिच बनने की तरफ जाने वाले हैं।
क्यों? क्योंकि वो जो लड़का होगा, जो अभी 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 जिसने अपने घर में, जिसे कहते हैं ना कमाऊ पूत है, तो वो जो कमाऊ पूत होगा वो पहले अपने माँ बाप को पैसे देगा। ठीक है, माँ बाप भी उससे हो सकता है शादी से पहले भी, अनफॉर्चुनेटली यार माँ बाप भी इतना पैसा ऑलरेडी अपने बच्चों से निकलवा लेते हैं ना कि भैया ये घर बना दे, ये कोठी बना दे, यहाँ पे ये बना दे, वो बंगला बना दे, ये कर दे, वो कर दे, और शादी से पहले इतना ठोक बजा देते हैं अपने बच्चे को कि कल को वो शादी से पहले, शादी भी नहीं होती इस चक्कर में कि भैया ये तो इतना ठोक बजा दिया है इसके माँ बाप ने और ये कर दिया। और कई केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप ही बड़े दबंग हो और अपने बेटे से सारी प्रॉपर्टी निकलवाते हो, या लड़का भी ऐसा हो कि वो अपने माँ बाप के ऑरा में दबा रहता हो कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किए, इतने त्याग किए, या उसको अपनी बहनों की शादी करनी हो, कल को ये भी लगाना हो, और वो ऑलरेडी बोलने के लिए तैयार है ये चीज़ की भैया मैं अपने माँ बाप को इतना पैसा दूंगा, मैं अपनी बहनों की शादियों में लोन लेके पैसा खर्च करूंगा। तो भैया अगर ऐसा लड़का है तो भैया मत करो, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं सब चक्करों में आपका पति कल को पूरा पैसा ठुका दे और आपके बच्चों को और आपको कुछ ना मिले। तो जो लड़का बहुत अभी अमीर बनने की तरफ जा रहा है और बैकग्राउंड जिसका गरीब रहा है, और अगर आप मिडिल क्लास और थोड़ा ऐसे ही उसमें रहे हैं, तो भैया ऐसे घरों में शादी मत करो, क्योंकि वो पैसा आपको मिलना नहीं, आपके बच्चों को नहीं मिलना, वो पैसा कोई और ही ले जाएगा आपका। तो अवॉइड करो ऐसे लोगों में। और अनफॉर्चुनेटली कई केसेस में पेरेंट्स पूरा खर्चा करा देते हैं और बाद में शादी कराते हैं कि भैया पूरा हमने इस बच्चे का गन्ना चूस लिया है, अब इसकी शादी करा देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें भी थोड़ी डार्क सीक्रेट्स हैं। पेरेंट्स भी ना ऐसे केसेस में ना जल्दी अपने बच्चों की शादी करने के लिए ना सोचते नहीं है, बोलते हैं कि भैया इसने तो अभी अभी कमाना शुरू किया है, तो इसको कुछ समय रुकते हैं, घर पे रखते हैं, और जब इसे थोड़ा सा इसे चूस लेते हैं उसके बाद फिर इसकी शादी कराने की सोचेंगे। तब तक वो लड़का जो 22 साल में पैसे कमाना शुरू किया वो 30 का हो जाता है, 32 का हो जाता है, तब सोचते हैं और तब बोलते हैं अपने बेटे को कि बेटा तू शादी खुद कर ले, हमको नहीं मिल रही। पांचवा रीजन, लड़का शुड नॉट डिमांड हिज बहू टू लिव विथ इन लॉज। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाएगा। देखो जब आपकी शादी होती है तो जो हस्बैंड वाइफ के साथ एक जिसे हम बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सेक्सी करना है यार, मतलब वही कि क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। और जब माँ बाप के साथ आप उस घर में रहोगे तो आप मेरे को बता दो, आप खुल के अपना क्वालिटी टाइम या सेक्स कर पाओगे? खुल के मतलब समझ लो कैसे होता है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स रहते हैं बगल में, बगल वाले कमरे में ही रहते हैं। और जाहिर सी बात है जब आपके घर में बड़े रहेंगे तो उनके हिसाब से कपड़े पहनो, उनके हिसाब से समय पे उठो, दिन भर दरवाजे बंद मत रखो। और अगर आपके पास अपना छोटा सा ही सही, किराए का ही सही, अगर खुद का घर है तो भैया आप उसमें कपड़े पहनो ना पहनो, नंगे घूमो पूरे घर में यार, कौन आपको जज करेगा। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहोगे, गर्मी का मौसम है, और तो क्या क्या चाहते हैं पेरेंट्स की वो आप एकदम साड़ी पहन के रहो। लड़के की हाँ, लड़के की माँ तो पूरी नाइटी पहन के घूमती है और लड़की को जाती है साड़ी पहन के रहे, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखो कि भैया आपको अपने माँ सास ससुर के साथ नहीं रहना है शादी के बाद। और आपका घर है, आप ही का घर है, तो कोई आपको जज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सास ससुर के साथ रहोगे तो वो जज करेंगे कि कितने बजे उठती है, ये कितने बजे सोती है, ये कितने बजे खाती है, इसको तो खाना भी नहीं बनाने आता, इसको चाय भी नहीं बनाने आती, पानी भी नहीं आता, ये हर बात पे स्विगी जोमेटो करते रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ये वैसे रहते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कंक्लूजन आउटरो। तो भैया ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, और बहुत ज़्यादा जल्दी और कूदी मार के शादी के लिए आपको मत रखो, और थोड़ा सा देख परख के ठोक बजा के शादी करें और ये सब चीज़ों को जान लें। क्योंकि जब बाद में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है ना, और बाद में जब अब आते हैं वो लड़का लड़की वाले कोर्ट केस करने, और कोर्ट में जब वो ऐसे चिल्लाई होती है ना, वो सालों समझ नहीं आता मेरे को कि भैया इनको दुख किस चीज़ का है। इनको पैसे शादी में लगने का दुख है, पैसे ना मिलने का दुख है, कि हमारी बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है इसका दुख है, कि किसका दुख है? समझ ही नहीं आता वो कसम में, इतना वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। तो वकील भी सारे एकदम और इस पे डालते जाओ नहीं यार ऐसा मत करो यार, कसम से मेरे को बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार क्या क्या कर रहे हो तुम लोग यार। मतलब मेरे को कभी कभी दिखता है कि इसका सॉल्यूशन है यार मेरे पास, मैं क्यों बोलूँ, लेकिन यार पता है जाहिर इस बारे में छोटा मेरी कौन सुनेगा अभी फिलहाल। तो भैया मैरिटल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व इन कोर्ट्स। हमारी कोर्ट्स इस लायक ही नहीं है। एवरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इज अ सबलाइन, पन इंटेंडेड। तो थोड़ा सा अवॉइड ही करो ये सब कोर्ट वोट केसेस में, मत जाओ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। और ये किसी कंसल्टेंट को हायर करो। आर्बिट्रेशन के लिए मैं नहीं जाने के लिए बोल रहा, आर्बिट्रेशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने आप में एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंसल्टेंट करो और इस तरफ जाओ, क्योंकि बहुत दिक्कत है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कोर्ट में नहीं सॉल्व हो सकती, वो केस अटका रह जाएगा आपका लाइफ टाइम। तो रिजॉल्व करा लो और जिसको जो चाहिए वो ले लो। और कभी भी
मैट्रिमोनियल केसेस में कोई भी गलत हो, कृपा करके हाथ ऐसे जोड़ ले रहा हूँ मैं, मत जाओ कोर्ट में, वो नहीं रिजॉल्व करा सकते, उनकी औकात ही नहीं है। बहुत भाजी पाला चाहिए दिमाग का ये सब कराने के लिए। प्राइवेट कंसल्टेंट को करो, वो आपकी हेल्प कर देगा कि भैया कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच।